आदाब, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी एक बार तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना ही होगा, कहीं ना कहीं से। और आप में से बहुत से लोग उसके बारे में जानते भी होंगे। अगर कोई नहीं जानता तो मैं उसको एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट आज जो कॉर्सिका आइलैंड है फ्रांस के कब्ज़े के नीचे, उसके अंदर उसका जन्म हुआ था। वो एक सामान्य परिवार का लड़का था। अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो पेरिस चला गया था, जहाँ पर उसने जो आर्टिलरी होती है, तोप खाना, उसके अंदर उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की पेरिस यूनिवर्सिटी से। और फिर फ्रांस की ही सेना के अंदर ज्वाइंट हो गया। ये जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त फ्रांस के अंदर क्रांति चल रही थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस क्रांति के बाद फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है वो कायम की गई। तो उस वक्त फ्रांस के अंदर काफ़ी अराजकता का माहौल था। फ्रांस के जो दुश्मन देश थे जैसे कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ब्रिटेन, वो सभी फ्रांस के अंदर युद्ध को जारी रखना चाहते थे। इसीलिए पेरिस के अंदर काफ़ी दंगे फसाद चल रहे थे। तो इस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट को पेरिस का इंचार्ज सौंपा गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी काबिलियत से सारे दंगों को मिटा दिया। इसकी काबिलियत को देखकर उसको फ्रांस की सेना के अंदर भर्ती मिलती चली गई और फिर उसको सेनापति का ओहदा मिल गया। उसने अपना पहला बड़ा कारनामा जो है वो इटली के अंदर किया, जब उसने उत्तरी इटली जो है वो पूरी तरह से कब्जे में करके फ्रांस को सौंप दिया। उसके बाद उसने इजिप्ट पर हमला किया, लेकिन जब वो इजिप्ट पर हमला कर रहा था तो उस वक्त फ्रांस की हालत ठीक नहीं थी। इजिप्ट में शुरुआती कामयाबियों के बाद वो फ्रांस वापस आ गया। फिर वहाँ पर उसने जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और खुद डिक्टेटर बन गया। इसके बाद उसने 20 से 22 सालों तक लगातार जंगें लड़ी, जिनमें से अक्सर जंगें जो है वो खुद जीत गया। लेकिन उसके सामने जो भी अलग अलग सुपर पावर्स थी उस समय की, जैसे ऑस्ट्रिया, रशिया, इंग्लैंड, उनकी ताकत भी कम नहीं थी। 20 सालों तक उनको हराने के बाद आखिरकार नेपोलियन का जो सूरज है वो डूब गया, जब 15 जून 1815 को द बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर उसकी हार हुई। ये नेपोलियन की आखिरी जंग थी। इसके बाद नेपोलियन जो है वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाला था जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आई थी। और इसी के अंदर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत भी हो जानी थी, जिसके बारे में आज तक कोई अच्छे से नहीं जानता। तो आज हम इसी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो दोस्तों, जब 1815 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट द बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर हार गया, तो उसके बाद जो है वो पेरिस वापस आ गया। लेकिन अब उसके पास सेना नहीं थी और दुश्मन जो है वो फ्रांस के अंदर तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए नेपोलियन ने ये सोचा कि किसी जहाज़ पर बैठकर खुद अमेरिका चला जाए। अमेरिका उस वक्त तक एक स्वतंत्र देश बन चुका था। इसीलिए नेपोलियन का ये सपना था कि वो वहाँ पर जाकर रहेगा और फिर वापस फ्रांस समय देख कर आएगा। लेकिन जो है रॉयल नेवी, जो ब्रिटेन के जो युद्ध जहाज़ थे, वो पूरे फ्रांस के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इसीलिए उसको वहाँ से भागने का कोई मौका नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर उसने जो है वो ब्रिटेन के सामने सरेंडर कर दिया और ब्रिटेन ने जो है वो उसको कैद कर लिया। लेकिन ब्रिटेन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको एक कैदी के जैसा रखे, इसीलिए उसको नज़र कैद रखा। फिर ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने ये सोचा कि अगर नेपोलियन को फ्रांस के आसपास कहीं छोड़ दिया तो हो सकता है कि वो वापस आए और फ्रांस के ऊपर वापस सत्ता हासिल कर ले। ऐसा उनको इसलिए लग रहा था क्योंकि नेपोलियन जो है वो पहले भी ऐसा कर चुका था। जब 2 साल पहले उसको फ्रांस से हटाकर एल्बा भेजा गया था तो वो वहाँ से भी वापस आ गया था और फ्रांस की सत्ता जो है वो अपने हाथ में कर ली थी। इसीलिए इस बार जो ब्रिटेन था वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसीलिए जब नेपोलियन ने सरेंडर किया तो ब्रिटेन के लोगों ने, यानी कि जो वहाँ के जो हुक्मरान थे, उन्होंने उसको नॉर्थम्बरलैंड नाम का एक जहाज़ था उसके ऊपर चढ़ा दिया और फिर फ्रांस से हज़ारों किलोमीटर दूर, लगभग 3000 किलोमीटर दूर फ्रांस से
अटलांटिक महासागर के अंदर एक द्वीप है, सेंट हेलेना। ये द्वीप पोर्टुगीज़ लोगों ने खोजा था, लेकिन ये अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है उनसे बहुत दूर था। अगर हम अफ्रीका के केप टाउन से बात करें तो वहाँ से उसकी दूरी तकरीबन 2800 किलोमीटर थी। फिर साउथ अमेरिका के रियो डी जनेरो शहर से उसकी दूरी 2900 किलोमीटर थी, और खुद पोर्टुगल से या फिर फ्रांस से उसकी दूरी 3000 से 6000 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए ये एकदम बेस्ट जगह थी नेपोलियन को नज़र कैद रखने के लिए। इसीलिए जो नॉर्थम्बरलैंड जहाज़ था वो नेपोलियन को सेंट हेलेना टापू पर ले आया। 17 अक्टूबर 1815 को ये जहाज़ सेंट हेलेना पहुंचा। नेपोलियन एक कैदी था, और कैदी को अक्सर लोग जेल में रखते हैं, लेकिन नेपोलियन की जो पर्सनालिटी थी, उसकी जो इतना फेमस था फ्रांस में कि अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता तो ये हो सकता था कि उसके जो चाहने वाले थे वो फ्रांस के अंदर एक बार फिर बगावत कर दे और नेपोलियन के ही किसी साथी को या फिर खुद नेपोलियन को किसी तरह से वापस सत्ता पर ले आए। इसीलिए जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी डरे हुए थे। इसीलिए उन्होंने जो है वो नेपोलियन के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव किया। सबसे पहले तो सेंट हेलेना टापू का जो गवर्नर था, अंग्रेज़ गवर्नर, उसके घर पर उसको ठहराया गया। ये जो गवर्नर था उसकी एक बेटी थी जिसका नाम बिट्सी बताया जाता है। तो जब उसको पता चला कि नेपोलियन बोनापार्ट खुद उसके घर आया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वो इनसे हमेशा से मिलना चाहती थी। तो नेपोलियन और बिट्सी की जब मुलाकात हुई तो बिट्सी ने बाद में अपनी जो डायरी है उसके अंदर लिखा था कि नेपोलियन की जो व्यक्तित्व था वो सभी से एकदम अलग था, और जब नेपोलियन जो है वो घोड़े पर बैठकर उसके घर आ रहा था तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो युद्ध हारा है और सब कुछ खो चुका है, बल्कि वो उसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी हताशा नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही दुख था कि उसने जो है वो फ्रांस की जो जनता है उसको निर्दयी लोगों के हाथों में छोड़ दिया। इन सब के बाद जो है वो नेपोलियन 4 महीनों तक उनके घर ही रहा। इस वक्त में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने नेपोलियन के लिए, कैदी नेपोलियन के लिए 23 रूम वाला एक महल तैयार करवाया वहीं सेंट हेलेना टापू के ऊपर। इस महल को लॉन्गवुड हाउस कहा जाता है। आज भी ये महल जो है वो सेंट हेलेना आइलैंड पर है और हर साल हज़ारों लोग इस महल को देखने के लिए जाते हैं। अब सोचिए, एक कैदी इसके लिए महल बनाया स्पेशल। इतना ही नहीं, नेपोलियन के लिए सब कुछ अलग। नेपोलियन के लिए उसके अंगरक्षक स्पेशल फ्रांस से मंगाए गए थे, उसके लिए एक अपना डॉक्टर खुद का, उसके लिए अपना एक शेफ़, फिर मदद करने के लिए नौकर चाकर, फिर उसके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं वो उन सभी को भी रखा गया था। इनके अंदर लुई मार्शन नाम का एक असिस्टेंट जो है वो बहुत फेमस है। वो अपनी वफ़ादारी के लिए काफ़ी जाना जाता है। और इसी तरह नेपोलियन जो है वो सेंट हेलेना के ऊपर रहता था, लेकिन ये जो जन्नत बाहर से लगती थी वो असल में ऐसी थी नहीं। ये जो महल था उसके आसपास ऊंची ऊंची चट्टानें थी, टेकड़ियाँ थी, जिनके ऊपर से जो ब्रिटिश सैनिक थे वो हमेशा उसके ऊपर नज़र रखा करते थे। नेपोलियन को घूमने की इजाज़त थी, लेकिन उसके साथ एक ब्रिटिश सैनिक भी होना चाहिए, ऐसी पूर्व शर्त की गई थी। तो ऐसी हालत में जो है वो नेपोलियन को सामान चुरा रहे थे, लेकिन उसका जो मन है वो नहीं मान रहा था। तो कैसे मानता? ज़िंदगी के उसने लगभग 45 साल से भी ज़्यादा का अरसा उसने सिर्फ युद्ध के अंदर गुजारा था। उसने अपनी ज़िंदगी में 60 जंगें लड़ी थी, उसमें से 54 जंगें वो जीता भी था। एक समय में पूरा यूरोप उसके कंट्रोल के नीचे था, सिर्फ ब्रिटेन को छोड़कर। आधे यूरोप के ऊपर उसका सीधा कब्जा था, दूसरे आधे पर उसका इनडायरेक्टली कब्जा था। उसके सामने कोई भी खड़ा होने वाला नहीं था। ऐसे आदमी को अगर एक छोटे से 23 कमरों वाले महल के अंदर रखा जाए तो उसकी हालत कैसी हो सकती है, वो हम सब सोच सकते हैं। फिर जो ये सेंट हेलेना आइलैंड था वो विषुववृत्त से नज़दीक था, इसलिए वहाँ पर बहुत बारिश होती थी। बारिश की वजह से वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भी बहुत त्रास था। अक्सर जो कीड़े मकोड़े थे वो घर के अंदर घुस जाते थे। फिर जो उमस होती है और फिर जो फूग फंजाई होती है वो भी घर के अंदर तक आ जाती थी। ऐसी बहुत सी तकलीफ़ें थी, लेकिन नेपोलियन जो है वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा था।
लेकिन नेपोलियन को ये सब कुछ पसंद नहीं था। ये सब चल रहा था, 1.5-2 साल बीत गए। आखिरकार 1817 में पहली बार नेपोलियन ने अपने जो डॉक्टर थे, जिनका नाम बैरी ओ मीरा बताया जाता है, उसके सामने फरियाद की कि उसके जो पसलियाँ हैं उसके नीचे उसको काफ़ी दर्द होता है और रात को दोनों पैरों के अंदर काफ़ी सूजन हो जाती है और उसको अच्छे से भूख भी नहीं लगती। अब उस वक्त तो मेडिकल साइंस इतना पॉपुलर और फिर इतना ज़्यादा बड़ा था नहीं, प्राथमिक कक्षा में था, इसीलिए उसके डॉक्टर थे, उसने बहुत सोच कर ये कहा कि आपको शायद इस आइलैंड की जो आबो हवा है वो आपको रास नहीं आ रही। लेकिन अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो एक कैदी था। इसके बाद जो है वो धीरे धीरे समय बीतता गया, नेपोलियन की बीमारी है वो भी तेज़ी के साथ बढ़ती गई। और कुछ सालों बाद जब वो, मैंने आपको बताया था कि बेट्सी वहाँ के गवर्नर की बेटी उसको फिर मिलने आई, जब उसने देखा नेपोलियन की हालत तो वो खुद चौंक उठी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नूर नहीं था, पूरे जो गाल थे वो नीचे आ गए थे, एकदम ढीले हो गए थे। जो पूरे पैर हैं उनके अंदर सूजन इतनी हो गई थी कि बूट है, वो जो बूट पहनता था उसके आसपास की किनारियों पर भी उसकी चमड़ी आ जा रही थी। और पूरा नेपोलियन जो है बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसको खड़ा होने के लिए भी सहारा लेना पड़ता था। और बाद में बेट्स ने लिखा कि जब मैंने नेपोलियन को ऐसी हालत में देखा तो मुझे लगा कि अब वो नेपोलियन ज़्यादा देर तक जी नहीं पाएगा। और ये बात आखिर आगे जाके सच भी हुई। इसी दौरान में एक बहुत ही अजीब बात हुई कि नेपोलियन का एक जो चाकर था उसकी मौत हो गई अचानक ही, रहस्यमय तरीके से। वो एक दिन खाने के लिए प्लेट लगा रहा था कि अचानक वो से वो गिर पड़ा और 2-3 दिन की सारवार के बाद मर गया। डॉक्टर ने कहा कि इसके जो पेट है उसके अंदर सूजन हो गई है उसकी आंतों के ऊपर, इसीलिए उसकी मौत हुई है। ये एक वार्निंग थी जिसको नज़रअंदाज किया गया। और धीरे धीरे जो है नेपोलियन के सारे नौकर चाकर उसका साथ छोड़ने लगे क्योंकि उनमें से ज़्यादातर को जो है वो इस आइलैंड की हवा है वो रास नहीं आ रही थी। बहुत ही बदतर एटमॉस्फेयर जो है वो इस आइलैंड पर होता चला जा रहा था। आखिरकार 1819 में नेपोलियन की जो सारवार है उसके लिए एक नया डॉक्टर बुलाया गया जिसका नाम फ्रांसिस्को एंटोमार्ची बताया जाता है। इसने भी नेपोलियन की जो है वो सारवार शुरू की, लेकिन इससे उसकी जो हेल्थ है उसके अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। नेपोलियन के आखिरी समय के अंदर जो है वो उसके साथ सिर्फ 3 लोग थे। एक उनका जो असिस्टेंट है लुई मार्शल, हेनरी बर्ट्रांड और डी मॉन्थोलन। ये 3 लोग उसके पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करते थे उसके साथ। और ये एक डॉक्टर फ्रांसिस्को एंटोमार्ची। हालत एक बाद एक बिगड़ती जा रही थी। 1819 में नए डॉक्टर के आने के 2 साल बाद 1821 में ये बीमारी है वो अपनी पीक पर पहुंच गई। 1821 के अंदर उससे इसकी हालत का मैं आपको जिक्र करता हूँ कि उसको जो है वो उल्टियाँ और खांसी जो है वो बहुत आती थी। उसके जो आंत थे उसके अंदर बहुत ही जलन हुआ करती थी। वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो अब बेड के ऊपर ही उसकी ज़िंदगी रह गई थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद उसने अपना जो आखिरी वसीयतनामा है वो तैयार करवाया, जिनके अंदर उसने एक बहुत ही रहस्यमय बात कही। उसने कहा कि मेरी मौत नेचुरल तरीके से नहीं हुई, मेरी मौत की मुझे मार दिया गया है जहर देकर। और उसने अपने डॉक्टर से ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा पोस्टमार्टम जो है वो तुम ही करना और देखना कि मेरे साथ क्या किया गया है। और 5 मई 1821 की तारीख थी। शाम को 5:49 पर नेपोलियन बोनापार्ट इस ज़िंदगी से आज़ाद हो गया और दुनिया छोड़कर चला गया। जब उसकी मौत हुई तो उसके सम्मान के अंदर ब्रिटिश लोगों ने उसके जो हाउस था लॉन्गवुड हाउस, उसके महल के बाहर 21 तोपों की सलामी दी और फिर रात को 2 बजे उसका जो है वो पोस्टमार्टम किया गया। जब डॉक्टर ने उसकी पेट के ऊपर चीरा डाला और उसकी आंत खोली तो उसके अंदर से काफ़ी खून निकला। ये इंटरनल ब्लीडिंग थी जिसकी वजह से नेपोलियन की हालत बहुत बिगड़ी थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके अंदर उसको कुछ गांठ, कैंसर की गांठ जैसा दिखा।
तो आखिरकार डॉक्टर ने यही कहा कि नेपोलियन की जो मौत है वो कुछ कैंसर जैसे की वजह से हुई है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा जो है वो तबीबी ज्ञान है वो फेमस नहीं था। इसके बाद 3 दिन के बाद उसको 9 मई 1821 को उसी सेंट हेलेना आइलैंड के ऊपर उसको दफन कर दिया गया। हालांकि उसकी इच्छा थी कि उसको फ्रांस में सेन रिवर है उसके पास दफन किया जाए। इसकी इस इच्छा को 19 साल बाद पूरा किया गया, जब सेंट हेलेना आइलैंड पर से नेपोलियन का जो शव था उसको फ्रांस लाया गया। तब एक बहुत ही अचरज पैदा करने वाली बात हुई। 19 साल बहुत लंबा अरसा होता है। तब तक जो आदमी का शरीर होता है वो पूरी तरह से गल चुका होता है, सिर्फ अस्थियां ही बाकी होती है। अस्थियां माने के हड्डियां। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट का जो कॉफिन है उसको खोला गया तो सभी लोग हैरान हो गए। नेपोलियन का जो शव था वो अभी भी वैसा का वैसा ही था, सिर्फ कुछ ही जगह सड़न जो है वो शुरू हुई थी। और ये कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता था, जाहिर की बात है। फिर उसको सेन नदी के किनारे फिर से दफन कर दिया गया। आज भी उसका जो शव है वो फ्रांस के पेरिस शहर के अंदर है, आप देख सकते हैं जाकर। जब इस नेपोलियन की मौत हुई तो उसका जो मददनीश था लुई मार्संड वो फ्रांस वापस आ गया। तो उसने अपनी बेटी के लिए नेपोलियन की आखिरी जो समय था उसका वर्णन करते हुए कई सारे खत लिखे थे। ये खत जो है वो पब्लिश करने के लिए या फिर बुक बनाने के लिए नहीं थे, उसकी बेटी के लिए थे। लेकिन उसकी बेटी ने इसको पढ़कर घर के अंदर रख दिया। लेकिन जब उसकी बेटी का बेटा यानी लुई मार्शल का जो है वो बेटी का बेटा जब उसने ये देखा तो उसने इन सारे खतों को और जो चिट्ठियाँ थी उनको समेट कर 2 अलग अलग पुस्तकों के रूप में पब्लिश कर दिया। अब से एक नई कहानी की शुरुआत हुई कि नेपोलियन जो है वो जब मर गया था तो उसके जो हेयर थे यानी उसके जो बाल थे उसको काट लिया गया था, जिसको अलग अलग लोगों के पास नेपोलियन की आखिरी जो निशानी है उसके स्वरूप में रखा गया था। तो जब ये बुक पब्लिश हुई तो एक स्वीडिश डॉक्टर था स्टेन फॉर्शवुड, उसने जब ये पढ़ा तो वो चौंक उठा, क्योंकि उसके अंदर नेपोलियन के अंदर जो बदलाव थे वो बताए गए थे बुक के अंदर, वो बिल्कुल ही मैच कर रहे थे सोमल जहर से। सोमल या इसको आर्सेनिक भी कहा जाता है, ये एक टाइप का जहर है जो इंसान को धीरे धीरे मौत देता है। तो इस जहर के जो 32 लक्षण थे उनमें से 22 लक्षण जो है वो नेपोलियन की आखिरी ज़िंदगी के अंदर बताए गए थे। अब लुई मार्शल कोई डॉक्टर था नहीं, इसीलिए जहर की बात है कि उसने जो देखा वही उसने लिख दिया था। तो स्टैन फॉर्शवुड ने फिर जो नेपोलियन के जो अलग अलग लोगों के पास बाल सुरक्षित थे उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई। तो फॉरेंसिक जांच में पता चला कि नेपोलियन को जो है वो धीरे धीरे रोज़ाना 1-2 दिन में, रोज़ाना 1-2 बार या फिर 1-2 दिन में 1 बार, ऐसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग मात्रा के अंदर सोमल जहर वो है वो दिया जा रहा था। ये एक बहुत ही बड़ा घट विस्फोट था जिसके बाद जो है वो नेपोलियन की मौत का असली कारण दुनिया के सामने आया। कई सालों तक जो है वो जांच पड़ताल चलती रही और आखिरकार 2001 में फ्रेंच वैज्ञानिकों और तबीबों ने ये कहा कि नेपोलियन जो है वो कुदरती मौत नहीं मरा था, बल्कि सेंट हेलेना आइलैंड के ऊपर उसको रोज़ाना जहर देकर धीरे धीरे मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद जो है वो ये सवाल आया कि ऐसा किसने किया, किससे करवाया। तो एक जवाब जो है वो सभी के जहन में आता है कि हो सकता है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ये किया हो, क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि नेपोलियन वापस फ्रांस की सत्ता पर आए और उसको फिर से युद्ध में जाना पड़े। तो दूसरी तरफ फ्रांस के जो नए राजा थे लुई द 18th, उसको भी अपनी सत्ता से काफ़ी डर लग रहा था कि नेपोलियन वापस आ सकता है, इसीलिए दोनों ने मिलकर करवाया हो तो उसके अंदर कोई हैरानी की बात नहीं। रहा सवाल कि किसने किया, तो उसके अंदर 3 नाम सामने आते थे, जो 3 लोग नेपोलियन के साथ आखिरी समय तक थे। इनके अंदर लुई मार्शल, फिर द मैंथोलन और हेनरी बर्ट्रांड, ये तीनों लोग उसके साथ थे। इनमें से जो लुई मार्शल है उसने तो अपनी वफादारी जो है वो साबित की ही थी जब उसने वो बुक लिखी और उसके उससे ही क्लू मिला कि नेपोलियन की मौत कुदरती नहीं थी।
इसलिए अब दो ही लोगों की तरफ जो है वो सवाल किया जाता है, द मैंथोलन और हेनरी बर्ट्रांड। आज तक किसका तो जवाब नहीं मिल पाया कि किसने किया, लेकिन जो है वो दुनिया का एक महान शख्सियत, एक उच्च कक्षा का सेनापति और सम्राट को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक बहुत ही दुखद कहानी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना, ताकि नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।